नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। नोएडा स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। हो जाइए तैयार अगले 1 घंटे आपके सवालों को भेजने के लिए, क्योंकि ये शो आपका शो है। आप आम निवेशकों और आम दर्शकों का शो है, जहां पर हम आपके ढेर सारे सवाल शामिल करते हैं। और सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, नंबर हम आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया जो पेजेस है वहां पर भी जाकर आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। अगर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक का इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं तो यहां पर भी अपने सवाल पोस्ट कीजिए, हम उन सवालों को शामिल करेंगे। इसके अलावा आप जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, एक और तरीका है बेहद आसान। यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल पोस्ट कीजिए। बीच बीच में हम उन सवालों को भी शामिल करते हैं। तो बिल्कुल, तो ये है सवाल पूछने का तरीका। लेकिन उसके पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। बाजार में इस वक्त किस तरह का कारोबार हो रहा है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी और हमने देखा कि 22,300 के आसपास के लेवल्स देखने को मिले, लेकिन अब शुरुआती बढ़त गंवा चुका है बाजार और अब लाल निशान में कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 50 अंकों के आसपास की कमजोरी है और बैंक निफ्टी में 150 अंकों की गिरावट है। सबसे ज़्यादा दबाव ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में देखने को मिल रहा है। तो बाजार में कमजोरी हावी है और इसका जो इंडिकेशन है, मैं आपको सुबह, अगर आपने हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स को सुना होगा तो उन्होंने बता दिया था कि आज बाजार में थोड़ी करेक्शन आ सकता है, क्योंकि एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर कम हो रही है और वो एक बड़ा कंसर्न है। और इसके अलावा बैंक निफ्टी से भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। आज एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि बाजार में दबाव हावी है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में आज ऊपर है सिप्ला 4% ऊपर, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी एंटरप्राइजेस और एनटीपीसी। ये स्टॉक आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वही आज कमजोरी है जेएसडब्ल्यू स्टील में, बजाज ऑटो, सन फार्मा, ब्रिटानिया और आयशर, इन सभी में करीब 1 से 1.25% की कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर मार्केट ब्रेड देखेंगे तो वो पॉजिटिव है और ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। लगभग 1400 स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेड अच्छा नजर आ रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन दिख रहा है, लेकिन लार्ज कैप शेयरों में और फ्रंटलाइन इंडेक्स में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। रियल्टी ऊपर है आज, सरकारी बैंकों से सपोर्ट है, पावर और पीएसयू स्टॉक्स आज चल रहे हैं। वही ऑटो, एफएमसीजी और कंजम्पशन स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिल रहा है। चेक ले लिया है और अब बाजार की चाल के आधार पर हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, क्योंकि अगले 1 घंटे यही वो एक्सपर्ट्स हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी देंगे। और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं जीओजी फाइनेंशियल के गौरांग शाह और एलिगेट ब्रोकिंग के रवि सिंह। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से हम सब भली भांति परिचित हैं, लेकिन आप दोनों से मुझे ये जानना है कि आपके जो एक्सपर्ट्स के खेमे हैं वहाँ पर किस तरह की सुगबुगाहट है, किस तरह के दाव लग रहे हैं, किस तरह की शर्तें लग रही हैं। गौरांग बताएं, आपके आसपास और आपके दोस्त मित्र कहाँ किस तरह की बेट लगा रहे हैं सीटों को लेके, बताइएगा। देखियो, हमारे देश में सबसे पहले तो शुभ प्रभात आप सभी को और धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और प्रणाम सभी। तो हमारे देश में दुविधा ये है कविता के, जब कभी भी क्रिकेट का मैच होता है, हाँ, राज्य स्तर पर चुनाव होते हैं या फिर ये चुनाव जो हम लोकसभा के देख रहे हैं वो होते हैं, तो चर्चे तो बहुत होते हैं। और खास करके ये चर्चे जो है और राय जो लोग अपनी बताते हैं, अनौपचारिक महाविश्वविद्यालय जो हमारे पास है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टा वगैरह में, तो वहां पर बहुत सारे लोग अपनी राय बताते हैं, व्यक्त करते हैं और उसके आधार पर लोग उनको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और फिर उस प्रकार से प्रतिक्रिया हमें देखने मिलती है। अब चुनावी या फिर राजनीतिक विशेषज्ञ तो हम है नहीं, लेकिन जो बातें हमने सुनी है कि और जो भी 4 चरण चुनाव के खत्म हुए और जो आंकड़े मतदान को लेकर के हमारे समक्ष है, तो वो पिछले यानी कि 2019 की तुलना में थोड़े बहुत कम है और 3 चरण और बाकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग जा करके अपना मतदान का प्रयोग करेंगे, अपना हक जो है वो अदा करेंगे। और मैं अक्सर एक चीज कहता हूं और हमारे
चैनल 18 स्वदेश के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं आती है तो आपके पास और एक विकल्प है, नोटा का, नन ऑफ द अबव। कम से कम वो उसका बटन दबा दीजिए अगर आपको, लेकिन जा करके मतदान कीजिए, ये नम्र विनती है सभी को। तो बहुमत तो मिलेगा एनडीए की सरकार को। अब कितने आंकड़े आते हैं वो देखना मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प होगा। 1 जून को ये चुनाव समाप्त हो जाएंगे और 1 जून शाम को मेरे ख्याल से एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। उसकी प्रतिक्रिया हम 2 और 3 जून को देंगे और 4 जून को निर्णायक तरीके से जो हमें मालूम करना है नतीजों को लेकर के, वो हमारे समक्ष होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि 3 जून तक, जब तक 4 जून को हमें पता नहीं चलता था नतीजों के बारे में, तब तक उठापटक बाजार में बहुत हावी होगी। हालांकि विक्स में आज थोड़े बहुत नीचे की तरफ के दायरे देख रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ये पूरा महीना, खास करके एफएनओ जो महीने की एक्सपायरी है इस महीने की, वहां पर उठापटक होगी। और 1 जून शाम को जब एग्जिट पोल आ जाएंगे तो उसके बाद 2-3 जून को ये उठापटक और भी हावी हो सकती है। तो छोटे मध्यम अवधि के अगर आपने पैसा लगाया, ऊपर के तरफ के दायरे में मिलते हैं तो ज्यादा लालच न रख करके मुनाफा समेटते जाए, ये राय हमने दी है। और लंबी अवधि के निवेशकों को मेरे ख्याल से एक बेहतरीन मौका है पसंदीदा मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। बिल्कुल, बाजार को सरप्राइजेस पसंद नहीं है और जैसा गौरांग आप भी बोल रहे हैं, सभी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और वोट देना चाहिए। काफ़ी क्लैरिटी जो है हमें अब अगले 3 चरण के जो मतदान बचे हैं उसमें समझ में आएगा, लेकिन बाजार में अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है और रवि एफआईआईज भी जो है ज़्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं और जो सेलिंग है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होती हुई अब दिखाई दे रही है एफआईआईज की तरफ से। आज डेटा के लिहाज से इन्फ्लेशन डेटा यूएस का काफ़ी अहम रहेगा, लेकिन अब बाजार आपको टेक्निकल लेवल्स पर किस दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है? या रेंज आपकी कितनी है निफ्टी और निफ्टी बैंक में, रवि? देखिए कविता जी, अभी जो डिस्कशन हो रहा है उस पर एक पॉइंट मेरा भी ऐड करना मैं चाहता हूँ। मार्केट में देखिए हर एक दिन जो है वो हर एक इवेंट की तरीके से आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। जब डर फैलता है तो वॉल इंक्रीज हो जाती है, जब डर कम होता है तो वॉल यहाँ पर घट जाती हैं। घूम फिर के गौरांग जी भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब आप एग्जाम देने जाते हैं और पेपर में आपको जो सवाल पहले इजी लगते हैं उनमें पहले आपको कर लेना चाहिए। मतलब कि आपको जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, आपको अच्छे इनफ प्रॉफिट आ रहे हैं, उनको जरूर लेना चाहिए। दूसरी तरफ है कि थोड़ा वोलेटिलिटी के ध्यान रखेंगे तो आपको काफी अच्छे स्टॉक्स जो है वो डिप पे मिलते हुए नजर आएंगे। अब निफ्टी की एक बार बात कर ले। देखिए निफ्टी क्लियर कट है कि 21,800, 21,700, 21,500, यानी कि 21,500 के नीचे तो निफ्टी तभी जाएगी जबकि पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाए, गवर्नमेंट पूरा का पूरा जो है वो 360 डिग्री मूव करने वाला, उसके बाद ही जाएगी। अगर अपसाइड मोमेंटम देखते हैं तो आपको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है 22,300, 22,350 पे, लेकिन डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। शॉर्ट की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, और अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो वो इंट्राडे के हिसाब से आप शॉर्ट करके चलें। दूसरी तरफ आते हैं जहां पर बैंक निफ्टी की आप बात करें, क्योंकि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो 47,700 के आंकड़े जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इस समय कॉल और पुट की जो कशमकश देखने को मिल रही है वो 47,700 के आसपास ही देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर भी अगर देखते हैं तो एक बार को 2 बजे के बाद रिकवरी फास्ट हो सकती है, एक्सपायरी 47,900 के आसपास तक जा सकती है, इस बात का ध्यान रखें। तो कॉल और पुट दोनों अगर आप इस समय बाय कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वॉल इंक्रीज हो रही है, वोलेटिलिटी और उतार और चढ़ाव बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऑप्शन 1 डायरेक्शन पे आपको मिल सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखें। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक तो आप अभी चर्चा करने वाले हैं। बाजार की दशा और दिशा पर हमने आप दोनों की राय सुन ली है, और दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम शो में शामिल करेंगे, और साथ ही आधार हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग पर भी बातचीत होगी मैनेजमेंट के साथ। ये सब आधार हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग पर बात कर लेते हैं। थोड़ी सी फ्लैट होती हुई दिखाई दे रही है। एनएसई पर 315, बीएसई पर लगभग 314.30 रुपये प्रति शेयर के आसपास की लिस्टिंग है। और लिस्टिंग के बाद ग्रोथ और योजनाओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद भी जुड़ गए हैं। ऋषि, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में।
थोड़ा सा और हम लिस्टिंग के बारे में और आईपीओ के रैशनल के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न लिस्टिंग के बाद अब किस तरह से रूप ले रहा है। ब्लैकस्टोन की डाइवेस्टिंग को लेकर क्या यहाँ पर अपडेट है, और क्या ये पोस्ट लिस्टिंग के बाद भी यही स्टैंड रहने वाला है? पहले आपको बहुत बहुत सुप्रभात। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और मैं अपने सारे इन्वेस्टर्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने ट्रस्ट और फेथ दिखाया है हम पे, और हमारी लिस्टिंग आज अच्छी हुई है। ओवरऑल हमारा सब्सक्रिप्शन 25 टाइम्स हुआ है। जैसे आपने पूछा, ब्लैकस्टोन इस आईपीओ प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 22% डाइवेस्ट कर रहा है। उनकी करंट शेयर होल्डिंग 98.7% है, जो गिर के 75.8% पहुंच जाएगी। आईपीओ क्यों ला रहे हैं? आई थिंक जर्नी और सारी कंपनीज की जर्नी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। और हम भी, हमारी सारी कंपनी, हमारी कंपनी 14 साल से ऑपरेटिव है, और एक स्टेज पे आके हमको ये ब्रिज को क्रॉस करना था, और हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि 2022 में पिछले साल कमोबेश इसी समय सेबी ने आपको 7300 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी थी, लेकिन आप रुके रहे एक ऐसे वक्त में जब चुनाव के दौर में बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी है और हर दिन कैसा नैरेटिव सामने आता है उसका इम्पैक्ट हम बाजार पर देख ही रहे हैं। आपको लगता है कि इस बीच आईपीओ लाना एक सही कदम था? आपकी बात सही, आपकी बात से मैं सहमत हूं। 2022 में हमको आईपीओ की लिस्टिंग का अप्रूवल सेबी से मिला था। मार्केट कंडीशंस तब फेवरेबल नहीं थी, हमने वेट आउट किया, फिर हमारा कार्ड लैप्स कर गया, हमने दोबारा अप्लाई किया, और आज हम आफ्टर अप्रूवल, थैंक्स टू सेबी फॉर द अप्रूवल, आफ्टर अप्रूवल हम आज लिस्टिंग के द्वार पर खड़े हैं, और लिस्टिंग हो गई है, सक्सेसफुल लिस्टिंग हो गई है। एज फार एज टाइमिंग की बात है, हम रिलाई करते हैं अपने बैंकर्स पे जो हमको थ्रू आउट गाइड करते आए हैं। मार्केट सेंटीमेंट्स हमें अच्छे लगे, हमारे प्रमोटर्स को मार्केट सेंटीमेंट इस वक्त अच्छे लग रहे थे। बैंकर्स ने भी सजेस्ट किया कि इरिस्पेक्टिव की ये इलेक्शन टाइमिंग है, बट मार्केट सेंटीमेंट्स अच्छे हैं, तो इट इज द राइट टाइम कि हम ये आईपीओ को लिस्ट करें। और आपने आउटपुट देख ही लिया है, सब्सक्रिप्शन के नंबर्स आपके पास हैं। 25 टाइम्स से ऊपर हमारा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, तो मार्केट सेंटीमेंट डेफिनेटली अच्छे हैं। टाइमिंग, इलेक्शन हो या ना इलेक्शन हो, इट इज ऑल अबाउट मार्केट सेंटीमेंट जो इस वक्त हमारे साथ है। ऋषि, ये बताइएगा, अभी अगर हम ईओएम के आधार पर देखें तो आपके पास सबसे ज़्यादा ईओएम है आपके तमाम पेयर्स के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल अगर हम आउटलुक जानना चाहें किस तरह से आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी बुक को, तो इसमें कोई गाइडेंस या कोई फिगर आप हमें दे पाएं? हमारा खाली एयूएम नहीं, हमारा एयूएम, जैसे आपने सही बोला, हमारा एयूएम करीब 20,000 करोड़ है। हमारा प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है, करीब 500 करोड़ का प्रॉफिट हमने 9 मंथ्स में दिया है। हमारा प्रॉफिट पिछले 9 महीने में करीब 35% ग्रो किया है। हमारा एयूएम 25% ग्रो किया है। हमारा डिसबर्समेंट करीब 21-22% ग्रो किया है। हमारा आरओई 18.4% है। हमारा आरओए 4.2% है। हमारा स्प्रेड सबसे लार्जेस्ट है, 20 स्टेट्स में हम अवेलेबल हैं, करीब 490 हमारी ब्रांचेज हैं। तो हर चीज में हम अपने सेगमेंट में हम सबसे आगे हैं। और कंपटीशन, आपका क्वेश्चन कंपटीशन पे था, तो कंपटीशन जो क्लोजेस्ट कंपटीटर है वो हमारा 13 स्टेट्स में है। तो हमारे पास लेग रूम जिसको बोलते हैं, या हम उनसे कितने आगे हैं, तो एनीवेयर बिटवीन 3 से 5 साल हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे हैं, और हम इस मोमेंटम को मेंटेन करना चाहेंगे। सर, एक चीज़ और बताइए कि अगर हम निम्स पे और एसेट क्वालिटी पर आगे का नज़रिया जानना चाहें, एक आउटलुक जानना चाहें, तो वो क्या है? जी, तो निम्स हमारा अभी आज के डेट में 8.5 से 9% के बीच में है। मेजर कंट्रीब्यूटर टू निम जो होता है स्प्रेड है। हम स्प्रेड को 5.5 टू 5.8 के बीच में मेंटेन करना चाहते हैं, और हिस्टोरिकली हमने मेंटेन किया है। अगर हम वो मेंटेन कर पाते हैं, जिसकी कोई वजह नहीं है कि हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो हमारा निम्स कंफर्टेबली इसी पोजीशन पर रहेगा। एसेट क्वालिटी की आपने बात करी, एसेट क्वालिटी हिस्टोरिकली पिछले 14-15 साल में हमारा जीएनपीए नंबर्स वो 1% 1 to 1.2% के बीच में रहा है।
अगर मैं 9 मंथ्स का फिगर कोट करूं, दिसंबर 23 9 मंथ्स, तो हमारा GNPA नंबर 1.4% रहा है। और उसके प्रीवियस ईयर 9 महीने कंपैरेबल दिसंबर 22 में हमारा 1.8% था। तो एसेट क्वालिटी में 40 बिप्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। और जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया, हिस्टोरिकली हम 1 और 1.2% के बीच में रहे हैं, तो एसेट क्वालिटी अच्छी है। हमारे सेगमेंट में जिस कस्टमर से हम डील करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारी बाउंसिंग ज़्यादा होती है बिकॉज वो कस्टमर EWS LIG का कस्टमर होता है। बट जैसे कि हम एक एजुकेशन सीरीज रन करते हैं, हम उनको समझाते हैं, ये इमोशनल सेगमेंट होता है जो अपने प्रॉपर्टी से बहुत अटैच्ड होता है, क्योंकि लाइफ में एक ही बार प्रॉपर्टी बनाता है। जब हम ये एजुकेशन सीरीज रन करते हैं तो कस्टमर भी इंश्योर करता है कि वो NPA ना बन जाए। बिल्कुल। सब आखिरी सवाल होगा आपके कर्ज सिचुएशन पर। अभी फिलहाल आपके बुक्स पर डेट सिचुएशन कैसी है और क्या आने वाले समय में उसमें हम कुछ कमी देखेंगे? हम बहुत खुश हैं अपने डेट लेवल्स पे। आज हमारा डेट 12,500 करोड़ पे है, 20,000 करोड़ की बुक पे, और उसको हम मेंटेन करना चाहेंगे। हमने अपने डेट को अच्छे 3-4 हिस्सों में बांटा है। हमारे रेगुलेटर से, जो कि NHB से हमारे को 25% का डेट हमने जनरेट किया हुआ है, NCD मार्केट से 18-19% का डेट जनरेट किया है, और बाकी 51% हमने बैंकिंग चैनल से जनरेट किया हुआ है, और हम इस कॉम्पोजिशन को मेंटेन करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ऋषि जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।